कलमुही, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी बेटी की शादी में आए। निकल जा यहाँ से। कहीं तेरी मनहूस छाया मेरी बेटी की ज़िंदगी न बर्बाद कर दे। मैं जवानी में विधवा हुई तो ससुराल वालों ने अछूत समझ लिया। नंद की शादी पर मेहमानों को मिठाई दे रही थी कि सास ने सबके सामने मिठाई का डिब्बा छीन कर धक्का दे दिया। मैं ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। तभी किसी के काले शूज़ नज़र आए। जब नज़रें उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सूट बूट में वो कोई और नहीं बल्कि मेरा। बात सुन लक्ष्मी, कल माधवी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। सब तैयारियां कर लेना, घर अच्छे से साफ कर लेना और अच्छे से पकवान भी बना देना। बड़ी पार्टी है। अगर मेरी माधवी की शादी वहाँ हो गई तो राज करेगी मेरी बेटी। सास ने मुझे बुलाया था और गर्व से अपनी बेटी की आने वाले रिश्ते की बड़ाई कर रही थी। मैंने सर झुकाकर कहा, जी ठीक है मम्मी जी, सब तैयारियां कर लूँगी। और ये तैयारियां मैंने रात को ही शुरू कर दी थी। किचन के आधार से ज़्यादा काम निपटा लिए थे और सफाइयों के लिए कपड़े रात को ही वॉशिंग मशीन लगाकर धो लिए थे। अब सुबह सुबह उठकर घर की धुलाई करनी थी और चादरें पर्दे इस्त्री करके डाल देने थे। फिर किचन में जाकर खाने की तैयारियां शुरू कर देनी थी। मेरा कल का काम आसान हो गया था, वरना अगले दिन मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिलने वाली थी। लड़के वालों को शाम में आना था। शाम तक मैं सब कुछ अच्छे तरीके से निपटा लेती। थक कर चूर हुई तो अपने कमरे में आई और चारपाई पर गिरते ही सो गई। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर मैं फिर से कामों में लग चुकी थी। घर भर की सफाई हो गई थी और अब मैं किचन में खड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मेहमानों के लिए खाने बन रहे थे और इसके साथ ही मैंने नाश्ता बनाकर सास और नंद को उनके कमरे में पहुंचाया। देवर को भी नाश्ता बनाकर दिया। सब अलग अलग तरह का नाश्ता करते थे और सब के लिए अलग ही बनाना पड़ता था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो आसानी से कामवाली रख लेते, मगर उन्हें मैं ही नौकरानी लगती थी। घर के सारे काम मुझसे ही लिए जाते थे। पूरा दिन मैं उनके इशारों पर नाचती थी। एक पल भी आराम का नसीब नहीं होता था और बातें अलग सुनना पड़ती थीं। बड़े छोटे सब भी मुझे मुझे बातें सुनाकर चले जाते और मैं चुपचाप उनकी बातें सहती रहती। मायके में कोई था नहीं, एक भाई था, वो भी परदेश में था। उससे बात भी महीनों बाद होती थी। वो खुद बहुत गरीब था, स्कॉलरशिप पर बाहर पढ़ने के लिए गया था। छोटी मोटी नौकरियां करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। उसे अपनी परेशानियां क्या बताती, चुपचाप ज़िंदगी गुजारती चली जा रही थी। मेरे साथ हमेशा से ये व्यवहार नहीं रखा गया था। जब मेरे पति जिंदा थे तो मेरी इस घर में बहुत कदर होती थी। मेरी सास हर बात मुझसे पूछ कर किया करती थी। मुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं होता था। मैं रानियों की तरह रहती थी, सास की सेवा भी करती थी और नंदों के साथ भी प्यार से रहती थी, मगर कभी भी उन्होंने मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। एक दुर्घटना में मेरे पति का देहांत हुआ तो जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मैं इतना सदमे में थी कि हद नहीं, मगर मेरे पति की मौत के तीसरे दिन ही मेरी सास ने मुझे कमरे से निकाला और किचन में लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगी, सबके लिए नाश्ता बनाओ। महारानी, मेरे बेटे को तुम्हारी मनहूसियत खा गई है। अब हमारे सारे घर में मनहूसियत ना फैलाओ। ये झूठ मूठ का रोना बंद कर दो। मेरे बेटे की मौत पर तुम कितनी खुश हुई हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी सास की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं अपने पति की मौत पर क्यों खुश होती? वो तो मेरी पूरी दुनिया थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। कौन सी पत्नी चाहती है कि उसका पति मर जाए और वो समाज की ठोकरों का शिकार बन जाए? अजीब लोग थे और उनकी अजीब ही सोच थी। हम दोनों के बीच में प्यार को वो अच्छे से जानते थे, मगर फिर भी मेरी सास इस तरह की बातें कर रही थी। मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने अपनी सफाई देनी चाही, मगर ज़बान पर जैसे ताला लग गया था। मेरी सास कहने लगी, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो नौकरों की तरह घर के सारे काम करने होंगे, क्योंकि हमने सब नौकरों की छुट्टी कर दी है, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेट कर तुम यहाँ से जा सकती हो। उन्होंने ये बात जानबूझकर कही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा कहीं और ठिकाना नहीं है। मैं बेसहारा थी, ये घर छोड़कर कहाँ जा सकती थी। मैंने चुपचाप सर झुका दिया और यहीं रहने लगी। मेरे पति की ज़िंदगी में उनका प्यार भी धोखा था। वो बस दिखावा किया करती थी, क्योंकि मेरे सारे घर का खर्च मेरे पति चलाते थे। पूरा बिजनेस उनके हाथ में था। मेरे पति के घर में चलती थी, इसलिए मेरी भी चलती थी, मगर पति के जाते ही सारा बिजनेस देवर के हाथ में आ गया। अब मुझे खुश रखने की सास नंदों को कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। सारा दिन नौकरों की तरह उनके घर के काम करती थी और ज़रा सी गलती हो जाने पर ढेरों बातें सुनती थी।
मगर उसके बाद भी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेहमान आए तो मुझे उनके सामने आने से मना कर दिया गया, मगर कोई कारण नहीं बताया गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मेहमान माधवी को पसंद करके चले गए। उसकी मंगनी हो गई, मुझसे सारे काम करवाए गए, मगर मुझे मेहमानों के सामने नहीं आने दिया गया। मैं खुद भी उनके सामने नहीं आना चाहती थी। मेरी सास मेरे बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें किया करती थीं और फिर वह मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। अगर कोई मेरी सुंदरता की तारीफ़ करने लगता तो मेरी सास अंदर ही अंदर जल भुन जाती। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि उन्हें ऐसा कोई अवसर ना दूं कि वो मुझ पर गुस्सा हो जाएं और बाद में मैं उनका निशाना बनती रहूं। मेरी नंद की शादी की तारीख फिक्स हुई तो ढेरों कामों ने मुझे घेर लिया। मैं घर भर की सफाइयाँ करने लगी। मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छा आता था, इसलिए उसके कपड़े भी सीने लगी थी। हर दिन नंद की नई फरमाइश होती थी कि भाभी ऐसे कपड़े सिलाई करने हैं, वैसे कपड़े सिलाई करने हैं। मैं सुबह के काम निपटा कर सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती और शाम तक कपड़े सिलाई करती रहती। फिर उठकर शाम का खाना बनाती, दूसरे काम करती और चारपाई पर थक कर ऐसे गिरती कि किसी चीज़ का होश न रहता। मैं सिलाई का काम छत पर किया करती थी, इसलिए घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं होती थी। ऐसे ही शादी की तैयारियां पूरी हुईं और शादी का दिन भी आन पहुंचा। मार्केट के चक्कर अभी तक लग रहे थे। मेरी नंद ने एक से बढ़कर एक तरह के कपड़े बनवाए थे। बेहतरीन सामान अपने दहेज के लिए ख़रीदा था। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का था और शादी के लिए बिजनेस से भी पैसा निकलवाया गया था। कुछ उधार भी लिया गया था। मेरी सास का कहना था कि बहुत ऊंचे लोगों में रिश्ता हुआ है तो सामान भी उनकी बराबरी का ही देना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपना दिवालिया निकाल लिया, मगर नंद के दहेज का एक से बढ़कर एक सामान बनवाया गया। लड़के वालों का कहना था कि उन्होंने दूल्हा दुल्हन के लिए अलग से घर बनवाया है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए दहेज का सामान अभी नहीं उठाया गया था। मेहंदी के दिन घर में रौनक लगी हुई थी, लेकिन मैं रोज़ की तरह नौकरानी बनी घर के काम कर रही थी। कुछ औरतें मुझे काम करते देखकर मेरी सास से मेरी तारीफ़ें करने लगीं, तो मेरी सास कहने लगी, इस मनहूस की तारीफ़ मत करो, ये कल मुँही तो मेरे बेटे को खा गई है। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई थी हमेशा ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहा था। हाय, मगर मुझे क्या मालूम था कि एक दिन ये मेरे बेटे को ही खा जाएगी। मेरी सास ने आदत के अनुसार 2 हाथ अपने सीने पर मारे और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगीं। उनका ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे दिल को दुख बहुत पहुँचा था। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। इस दुनिया में मेरे 2 ही रिश्ते थे जो मेरे लिए अपने दिल में प्यार रखते थे, एक छोटा भाई और एक पति। पति तो इस दुनिया से चला गया था और भाई होते हुए भी ना होने के बराबर था। कई महीने हो चुके थे उसने संपर्क नहीं किया था। मुझे उसकी ओर से भी अलग चिंता लगी हुई थी, मगर मैं किसी से अपनी चिंता के बारे में बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई भी मेरी पीड़ा या मेरे दुख को समझने वाला नहीं था। मैंने अपने आंसू पोंछे और किचन के काम करने लगी, क्योंकि मेरा इरादा बाहर जाकर अपनी और बेइज्जती करवाने का बिल्कुल नहीं था। अगले दिन शादी थी। हर ओर चहल पहल मची हुई थी। फेरों से पहले जब मिठाइयाँ बांटने का समय आया तो सभी नौकर व्यस्त थे। किसी के पास इतना समय नहीं था कि मिठाइयाँ बांट सके, और फिर मेहमानों के बारे में भी नौकरों को जानकारी नहीं थी। इसलिए मैंने खुद ही मिठाई की टोकरी उठाई और सब में बांटना शुरू कर दी। मैं कौन सा इस घर में नौकरानी से ज़्यादा महत्व रखती थी। अभी मैंने मेहमानों की एक ही पंक्ति में मिठाइयाँ बांटी थी और दूसरी में जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी जब मुझे पीछे से किसी ने एक ज़ोरदार ठोकर मारी। कल मुही, तेरी औकात नहीं कि तू मेरी बेटी की शादी में आए। कहीं तेरी मनहूसियत मेरी बेटी की ज़िंदगी की खुशियों को बर्बाद ना कर दे। चल निकल यहाँ से। पहले मेरे बेटे को खा गई, अब मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी की खुशियों को तेरा साया पड़ने से बर्बाद नहीं होने दूंगी। जानबूझकर अपनी मनहूसियत लेकर मिठाइयाँ बांटने लगी है ताकि मेरी बेटी भी तेरी तरह विधवा हो जाए। मेरी सास ने मेहमानों का भी ख्याल नहीं किया था और मुझे ठोकर पर ठोकर मारते हुए बातें सुनाना शुरू कर दी थीं। उनके इस रवैये पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मेहमानों के सामने ऐसा बुरा व्यवहार मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि सास ने मिठाई का टोकरा एक और रखा और सारे मेहमानों को संबोधित करके कहने लगी, ये देखो लोगों की भी शादियाँ करते हैं, लोगों बेटों की शादियाँ करते हैं, घर में बहू लाते हैं ताकि चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें और उनका घर खुशियों से भर जाए। मैंने भी अपने बेटे की शादी की थी और इसको बहू बनाकर अपने घर में लेकर आई थी।
सारे अरमान पूरे किए थे, इस मनहूस के इतने लाड उठाए थे, मगर इसने क्या किया? अपनी अशुभ छाया मेरे बेटे पर डाल दी, जो उसकी मौत का कारण बन गया। और मेरी हिम्मत देखो, मैंने फिर भी इसको अपने घर में रखा हुआ है, सिर्फ ये सोचकर कि मेरा बेटा इससे प्यार करता था। मगर इसको तो जैसे चैन ही नहीं आता। तेरा सुहाग उजड़ गया है तो तू चाहती है किसी का भी सुहाग सलामत ना रहे। तू मेरी जिंदगी की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। मेरी सास जोर जोर से बोल रही थी, जबकि मैं शर्मिंदगी के मारे ज़मीन पर गिरकर रो रही थी। जब मेरी सास ने अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया और ज़ोर से दबाया तो मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई। जब से विधवा हुई थी, सारे घर वालों के लिए मैं जैसे अछूत बन गई थी। सब मुझे मनहूस कहकर पुकारा करते थे। अब तो मेहमानों के सामने भी मेरी इज्जत बाकी नहीं रही थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से उठती, दूर से कोई साया महंगे जूते पहने मेरे पास आकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई और अगले ही पल मैं चौंक कर उठ खड़ी हुई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई खड़ा हुआ था। मगर इतने कीमती कपड़े, जूते, परफ्यूम, ये सब उसके पास कहाँ से आया था? मैं तुरंत अपने भाई के गले लग गई थी। भाई ने भी मुझे प्यार से गले लगा लिया और मेरे बिखरे हुए बाल समेटते हुए कहने लगा, तुम चिंता मत करो दीदी, अब मैं आ गया हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? लेकिन फिर भी मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम चिंता ना करो दीदी, मैं एक एक चीज़ का बदला लूँगा इन लोगों से। इन लोगों को ऐसे ही माफ़ नहीं करूँगा। मेरा भाई सबकी ओर देखते हुए हाथ उठाकर वार्निंग दे रहा था, जबकि मैं उसके ऐसे रौब और ऐसे दबदबे पर हैरान खड़ी उसे देख रही थी। उसका कद तो मुझसे भी ऊंचा हो गया था और वो कीमती 3 पीस सूट पहने हुए था। वो किसी अमीर आदमी जैसा लग रहा था, जिसके पास बहुत सारा पैसा और ताकत थी। अपना सामान पैक कर लो दीदी, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी, मेरे भाई ने मुझसे कहा था। मैंने नहीं में सिर हिलाया और कहने लगी, तुम तो वापस चले जाओगे, उसके बाद मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूँगी? ये मेरे पति का घर है और मुझे यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी है। अपने पति की यादों को सीने से लगाए, भले ही उसके घर वाले मुझे जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन मैं अपने पति के घर को कभी भी नहीं छोड़ सकती। मेरी बात सुनकर वो नहीं में सर हिलाने लगा और कहने लगा, खुद पर अत्याचार होने देना भी पाप है। इंसान को अपने लिए हमेशा लड़ना चाहिए। तुम अगर यहाँ रहकर अपने लिए लड़ नहीं सकती तो चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। तुम्हें इन घटिया और बेशर्म लोगों के बीच रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार हो रहा है और मैं वापस आ गया, वरना मैं तो 6 महीने बाद लौटने वाला था और तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था। लेकिन तुम्हें सरप्राइज़ देने से पहले मुझे खुद सरप्राइज़ मिल गया। मैं चुपचाप घर के अंदर गई। अपना जो थोड़ा सा सामान था वो बैग में डालकर बाहर जाने लगी, जब अचानक वहाँ पर हलचल मच गई। मेरी नंद ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी नंद का होने वाला पति बिना शादी किए ही मंडप से उठ चुका था और वो मुस्कुराकर मेरे भाई की ओर देख रहा था। वो मेरे भाई के पास आया और कहने लगा, ये हरकत मैं करना तो नहीं चाहता था, मगर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने हैरत से उसका चेहरा देखा। मैंने भाई से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने नहीं में सिर हिला दिया। कहने लगा, अगर तुम्हें सामान लेना है तो ले लो, वरना हम यहाँ से चलते हैं। बाद में हर बात विस्तार से बता दूंगा। मैं अपने कमरे में गई और अपने पति की फ़ोटो उठाने के बाद बाहर आ गई। और मुझे यहाँ से क्या सामान लेना था? यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं था। मैंने अपना बाकी सामान यहीं पर छोड़ दिया था। अब सिर्फ एक फ़ोटो लेकर जा रही थी। घर में दुख पसरा हुआ था। मेरी नंद की बारात बिना शादी किए ही वापस जा रही थी। ये बात उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर सास और नंद को तसल्ली देनी चाहिए, मगर जानती थी कि वो मुझे मनहूस कहकर दुत्कार देंगी। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया। गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुकी। मेरी नंद का पति मेरे भाई से अलविदा कहकर चला गया, जबकि मैं अपने भाई के साथ उसके घर में आ गई थी और उससे सारी बात विस्तार से पूछने लगी। भाई कहने लगा कि अभी तक अपने ससुराल वालों का प्यार तुम्हारे दिल से नहीं निकला, चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो। वो गुस्से में कहने लगा, ये सब मेरी रचाई हुई साजिश थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है तो मैं उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो गया, मगर देखना चाहता था कि क्या सच में तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होता है या बस गलत फहमी है। मगर जब कभी मेरे दोस्त के घर वाले वहाँ तुम्हारे ससुराल गए तुम उनके सामने नहीं आई, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सका। मगर आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ।
मेरे दोस्त ने भी पहले से योजना बनाकर तुम्हारी नंद से शादी की थी। उसका कहना था कि अगर अच्छे लोग हुए तो मैं उस लड़की को अपने घर में बसा लूँगा, वरना वहीं पर छोड़ दूँगा। ये सब उसने मेरे कहने पर किया था और नतीजा तुम्हारे सामने है। जब उन्होंने मेरी बहन के साथ इतना अत्याचार किया तो उनकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ होना चाहिए था। मेरा भाई बोलकर बैठ गया था, जबकि मैं अफसोस भरी नज़रों से उसकी ओर देख रही थी। ये तुमने क्या कर दिया राघव? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, ज़्यादा त्याग और बलिदान की मूर्त बनने की ज़रूरत नहीं है। अब चुपचाप यहाँ पर खुश रहो। मैं जल्दी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी दोबारा शादी कर दूंगा। मैंने भीगी आंखों से अपने भाई की ओर देखा। वो कहने लगा कि तुम्हारे सारे उपकार मुझे अच्छी तरह से याद हैं। तुम कैसे चोरी छुपे मुझे पढ़ने के लिए पैसे भिजवाया करती थीं। तुम्हारे दिए हुए पैसों के दम पर ही मैं विदेश जा सका और पढ़ाई पूरी कर सका। अगर तुम मेरी मदद न करती तो मैं यहीं पर कहीं धक्के खा रहा होता और तुम्हारा सहारा बनने के काबिल भी ना होता। दीदी, तुम मेरे लिए माँ की जगह हो। वो बहुत प्यार से कह रहा था, जबकि मैं भीगी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। अब जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आ गया था। मेरा भाई हर समय मेरे साथ रहता था, वो मेरा ख्याल रखता था। वो बिजनेसमैन बनकर लौटा था और मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात थी। एक दिन हम दोनों चाय पी रहे थे जब मेरे भाई का दोस्त वहीं पर आ गया। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और कहने लगा, दीदी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगर मुझ पर विश्वास हो तो हाँ कर दो। मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मगर इतना जानती थी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सहारे की ज़रूरत हमेशा औरत को रहती है। मेरा भाई मेरी ज़िंदगी में सहारा तो था, मगर मैं हमेशा उस पर बोझ बनकर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने सर झुका दिया। मेरे भाई को भी स्वीकृति मिल गई थी तो वो बहुत खुश हुआ और फिर मेरी उसकी उसी दोस्त के साथ शादी हो गई और मैं उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। ऊंचे लोगों में बराबरी करने के चक्कर में मेरे पहले ससुराल वालों ने अपने बिजनेस का पहले दिवालिया निकाल लिया था। रही सही कसर मेरी नैन की शादी टूटने से पूरी हो गई। मेरी नैन सदमे में से जैसे से पागल सी हो गई थी। मेरी सास का दिमाग भी सदमे में आ गया था। वह सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे और मैं अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। हमेशा सुना था कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, मगर आज देख भी लिया था। मुझे संभालने के लिए तो फिर भी मेरा भाई मेरी ज़िंदगी में आ गया था, मगर उन लोगों को संभालने के लिए कोई आने वाला नहीं था। देवर को बिजनेस की इतनी सूझबूझ नहीं थी कि वो सारा बिजनेस अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया था। सब अपने अपने किए का फल भुगत रहे थे। मुझे दुख तो बहुत हुआ था, मगर मैं उनके लिए प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे भाई और मेरे पति का कहना है कि इंसान जैसा करता है वही लौट कर उसकी ओर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।